हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गायनेक एंड ऑप्स में हमारे नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज एपिसियोटॉमी के बारे में। बेसिकली इस एपिसियोटॉमी होता क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कब करना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स है, उसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एपिसियोटॉमी का डेफिनेशन क्या दिया गया है। तो बोला गया है, इट इज़ एन इंसिजन made into the thinned out perineum and the posterior vaginal wall to enlarge the vaginal orifice during the second stage of labor। क्या बोला गया है, एक बार फिर से देखो कि इट इज द इंसिजन क्या है, एक इंसिजन लिया जाता है जो कि कब लिया जा रहा है, आर मेड इनटू द थिन्ड आउट पेरिनियम। जो पेरिनियम है जो कि थिन्ड आउट हो गया है और जो पोस्टेरियर वजाइनल वॉल है उसके बीच में लिया जाता है टू इलार्ज द वजाइनल ओरिफिस ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर मतलब क्या कि जब एक्सपल्जन ऑफ फिटस हो रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर ऐसा लग रहा हो कि वहां पे ओरिफिस साइज कम है, तो ऐसे कंडीशन में एक इंसिजन लिया जाता है ऑन द थिन्ड आउट पेरिनियम टू हेल्प इन एक्सपल्जन ऑफ द फीटस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिसियोटॉमी कहते हैं। टाइप्स ऑफ एपिसियोटॉमी की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ एपिसियोटॉमी हमें मेनली देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले आता है दैट इज द मीडियन एपिसियोटॉमी। मीडियन एपिसियोटॉमी क्या है कि द इंसिजन बिगिंस इन द सेंटर ऑफ द फोर्चेट एंड इज डायरेक्टेड पोस्टेरियरली फॉर अप्रोक्सीमेट 2.5 सेंटीमीटर इन द मिड लाइन ऑफ द पेरिनियम। ठीक है, ये हमारा पेरिनियम हो गया। तो ये जो पेरिनियम है यहाँ से स्टार्ट होता है और इन द मिड लाइन टुवर्ड्स द एनस 2.5 सेंटीमीटर का जो इंसिजन लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मीडियन एपिसियोटॉमी। अब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आजकल के जो हम लोग लेबर देखते हैं उसमें बेसिकली हम मीडियन एपिसियोटॉमी नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे अगर मान के चलो कि फिटस के डिलीवरी के समय अगर ये एपिसियोटॉमी लिया गया और किसी भी कारण से अगर ये आगे डेवलप कर गया, आगे इवॉल्व कर गया और एनस से जाके मीट कर गया, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे कहेंगे कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकते, इसीलिए मिड लाइन एपिसियोटॉमी बेसिकली नहीं लेते। लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी थे कि ये बहुत ज़्यादा हील हो जा ईजिली हील होता था और इसमें किसी भी स्ट्रक्चर का कटने का टेंशन नहीं रहता था, इसलिए ये इम्पोर्ट अच्छा था एक समय के लिए। लेकिन वहाँ पे एनस का कॉम्प्लिकेशन आने की वजह से जो कि फर्दर जो एपिसियोटॉमी का कट लिया है वो एनस तक जा सकता है, इसीलिए वहाँ पे अब जो मीडियन एपिसियोटॉमी है वो नहीं लिया जाता। इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास दैट इज द मीडियो लेटरल एपिसियोटॉमी, जो कि आजकल मोस्ट प्रोबेबली लिया जाता है। बेसिकली बोला गया द इंसिजन बिगिंस इन द सेंटर ऑफ द फोरचेट एंड इज डायरेक्टेड टू द right or left, that is made diagonally in a straight line that is 2.5 centimeter away from the anus, that is 5 to or 7 o'clock position if the anus is considered to be 6 o'clock। अगर anus को हम लोग ने 6 o'clock मान लिया तो उस जो फोर्चेट है उसके सेंटर से लेटरली 5 और 7 o'clock के पोजिशन पे 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनस, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनस ये एपिसियोटॉमी कट लिया जाता है। थर्ड आता है दैट इज द लेटरल एपिसियोटॉमी। लेटरल में बेसिकली क्या किया जाता है कि इंसिजन जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 और मोर सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स, मतलब कि ये हमारा सेंटर ऑफ फोर्सेट हो गया, इससे 1 या 2 सेंटीमीटर लेटरली जाके वहां से क्या करते हैं हम लोग इंसिजन लेते हैं। और जे शेप्ट में क्या है कि अगेन ये हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्चेट और डायरेक्ट करते पोस्टेरली इन द मिड लाइन अबाउट 2 सेंटीमीटर, मतलब फोर्चेट के सेंटर से 2 सेंटीमीटर हम लोग ले जाते हैं लेटरली और वहाँ पे 7 o'clock पोजिशन पे क्या कर देते हैं, इसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोल देते हैं जे सेप्ट एपिसियोटॉमी। तो किस तरह से हम लोग उसको बेसिकली एपिसियोटॉमिकल जो इंसिजन है किस तरह से ले रहे हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे 4 तरह के एपिसियोटॉमी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इंडिकेशन क्या है एपिसियोटॉमी की, कब हमें एपिसियोटॉमी करनी चाहिए। तो इसमें मैटरनल इंडिकेशन हो सकते हैं, फीटल इंडिकेशन हो सकते हैं या फिर सम अदर इंडिकेशन देखने को मिल सकते हैं। मैटरनल इंडिकेशन में क्या आता है कि रिजिड पेरिनियम, रिजिड पेरिनियम होगा तो ऐसे कंडीशन में वहाँ क्या होगा कि जो रप्चर है
वहाँ पे पेरिनियल रप्चर का चांसेस ज़्यादा हो सकता है, जिसके कारण अगर पेरिनियल रप्चर होता है तो वहाँ पे क्या होगा, फिक्स नहीं रप्चर होगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जिसका हीलिंग इम्प्रॉपर होगा। तो ऐसे कंडीशन में डिसप्रोपोर्शन बिटवीन द फीटस एंड द वेजाइनल ऑरिफिस, मतलब कि वेजाइनल ऑरिफिस एज कम्पेयर टू जितना होना चाहिए कम है, तो ऐसे कंडीशन में हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एपिसियोटॉमी कर सकते हैं। फीटल में अगर कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन है तो सेकेंड स्टेज में, या फिर प्री टर्म बेबी है या फिर बिग बेबी है, तो इन सभी कंडीशन में जिसमें डिस्ट्रेस है चाइल्ड को, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एपिसियोटॉमी ले सकते हैं। अदर में अगर मान के चलो फॉर वेजाइनल या फिर इंट्रायूटेराइन मैनिपुलेशन करना हो, ठीक है, इंट्रायूटेराइन मतलब कि कुछ यूट्रस में या फिर वेजाइना में चेंजेस करने, या फिर फोर्सेफ या फिर वेजाइनल डिलीवरी कैरी आउट करना हो, तो ऐसे कंडीशन में भी एपिसियोटॉमी करना जरूरी हो जाता है। एडवांटेजेस की बात करें तो एपिसियोटॉमी की वजह से क्या होता है, रिडक्शन ऑफ इंट्राक्रैनियल इंजरी एंड द फीटल हाइपोक्सिया एंड द एसिडोसिस। क्या होगा कि अगर रिडक्शन करते मतलब एपिसियोटॉमी लेंगे तो जो प्रेशर बेसिकली क्रेनियम पे बनने वाला है बच्चे के, वो नहीं बनेगा, जिसकी वजह से इंट्राक्रैनियल इंजरी में कमी देखने को मिलेंगे। रिडक्शन इन द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनियम, जो पेरिनियल जो मैंने बोला कि वहाँ पे स्ट्रेनिंग देखने को मिलेगा, वो स्ट्रेचिंग कम हो जाएगी, पेरिनियल टीयर नहीं होगा। थर्ड चीज, रिडक्शन इन द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, मतलब मान के चलो अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और फिर छोटा होने की वजह से, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा डिलीवरी टाइम है, लेबर टाइम है, वो क्या होगा, प्रोलॉन्ग हो सकता है, तो वो करने के लिए भी ये हेल्पफुल है। अ क्लियर एंड द कंट्रोल इंसिजन इज इजी टू रिपेयर एंड हेल बेटर देन द लेसरेटेड वन। अगर पेरिनियल टीयर हो गया तो वो कैसा रहेगा, लेसरेटेड वाउंड है, तो ऑफकोर्स वो हील इजीली नहीं होगा। वहीं पे अगर आप लोग कंट्रोल इंसिजन लेंगे तो वो ज़्यादा इजीली होल होगा, तो ये भी हेल्पफुल रहता है। ब्रूजिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज अवॉइडेड, मतलब कि अगर पेरिनियल टीयर हुआ या फिर अदर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो यूरेथ्रा के ब्रूजिंग हो सकती है, तो वो प्रिवेंट किया जा सकता है। रिडक्शन इन द बियरिंग डाउन एफर्ट इन द कंडीशन लाइक प्री एक्लेम्सिया एंड द कार्डियक डिसीज, अगर पेशेंट को कार्डियक डिसीज है, प्री एक्लेम्सिया कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन बेयरिंग डाउन एफर्ट्स को कम करने के लिए, क्योंकि बेयरिंग डाउन एफर्ट क्या करता है, और ज़्यादा ये सारे कंडीशन को जनरेट कर सकता है, तो वो कम करने के लिए भी और पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए भी हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये सारे हेल्पफुल कंडीशंस है। वहीं पे टाइमिंग क्या है होनी चाहिए एपिसियोटॉमी की, तो ब्लजिंग थिंड पेरिनियम, जैसे ही पेरिनियम में बल्जिंग देखने को मिलेंगे और थिंड हो जाना चाहिए पेरिनियम स्ट्रेचिंग के वजह से ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट प्रायर टू क्राउनिंग के जस्ट बिफोर इज द आइडियल टाइम फॉर द एपिसियोटॉमी, दैट इज ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। अब क्या क्या स्टेप्स बेसिकली हमें एपिसियोटॉमी में देखना रहता है, तो सबसे पहले आता है दैट इज पेरिनियल इन्फिल्ट्रेशन, मतलब क्या कि वहाँ पे हमें एनेस्थेसिया देना पड़ेगा, जिसमें 10 ml ऑफ 1% लिग्नोकेन सॉल्यूशन हम लोग एज एन एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया यूज करते हैं। तो बोला गया कि द पेरिनियम इज क्लिच्ड विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड ड्रेप्ड विद द cut sheet at the line of the proposed incision. Perineum is infiltrated with the 10 ml ऑफ 1% लिग्नोकेन सोल्यूशन, मतलब लोकल एनेस्थेसिया वहाँ पे इन्फ्लेटेड किया जाता है। उसके बाद इंसिजन लिया जाता है। अब इंसिजन किस तरह से लिया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, 2 fingers आर प्लेस्ड इन द वजाइना बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड द पोस्टेरियर वजाइनल वॉल। ये क्यों रखा जाता है, ताकि जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उससे जो हमारा फिटस है उसके क्रेनियम पे कोई इंजरी न हो। उसके बाद द इंसिजन इज मेड बाय एपिसियोटॉमी सीजर, एक एपिसियोटॉमी सीजर आता है, उसका यूज किया जाता है टू टेक द इंसिजन, एंड द वन ब्लेड ऑफ विच इज प्लेस्ड ऑन द पोस्टेरियर वजाइनल वॉल इन बिटवीन द फिंगर्स एंड अदर ऑन द स्किन। ठीक है, जो हम लोग ने 2 फिंगर इंसर्ट किए, उन दोनों फिंगर के बीच में पोस्टेरियर वजाइनल वॉल पे और बाहर की तरफ रख के इंसिजन लिया जाता है। इंसिजन शुड बी मेड एट द हाइट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, बल्जिंग थिन पेरिनियम वेन 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ द बेबी हेड इज विजिबल। कब लेना है ये, जब वहाँ पे 3 to 4 सेंटीमीटर, मतलब कि 4 सेंटीमीटर जो है पेरिनियम का डायलिटेशन हुआ रहे, तो बल्जिंग थिन पेरिनियम हो जब 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ बेबीज हेड इज विजिबल। क्योंकि बहुत समय पहले भी अगर हम लोग ने इंसिजन ले लिया तो भी ब्लड लॉस ज़्यादा होगा, और लेट लिया तो भी कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में सही टाइम पे इंसिजन लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द इंसिजन बिगिंस इन द सेंटर ऑफ द फोरशेड एंड इज डायरेक्शन एदर टू द राइट और लेफ्ट एंड इज मेड डायगोनली इन अ स्ट्रेट लाइन दैट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनस। ठीक है,
नेक्स्ट चीज क्या है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर को हम लोग कट करते हैं ड्यूरिंग द एपिसियोटॉमी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पोस्टेरियर वेजाइनल वॉल को कट करते हैं, फिर वहाँ पे मसल जो है जैसे कि सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स मसल, पेरिनियल मसल्स, बल्बो स्पॉन्जियस एंड पार्ट ऑफ लिवेटर एनाई मसल्स को क्या किया जाता है, वहाँ पे कट किया जाता है। उसके बाद जो फेसिया है इस मसल को जो कवर कर रही है उसको कट करते हैं। कुछ वेसल्स और नर्व्स है जैसे ट्रांसवर्स पेरिनियल ब्रांचेस ऑफ द प्यूडेंटल वेसल्स और नर्व्स, फिर सब क्यूटेनियस टिश्यू और स्किन। ये जो 6 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनको एपिसियोटॉमी के कंडीशन में कट किया जाता है। उसके बाद एक बार विजाइनल डिलीवरी हो गई तो उसके बाद क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है एपिसियोटॉमी का। तो रिपेयरिंग के समय क्या बोला गया कि द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड आर परफेक्ट हिमोस्टेसिस टू ऑब्लिटरेट डेड स्पेस एंड सुचर विथआउट टेंशन। ठीक है, क्या बोला गया है कि रिपेयर करते समय ये ध्यान रखना है कि कोई परफेक्ट हिमोस्टेसिस होना चाहिए, कहीं से भी ब्लड लीकेज नहीं होना चाहिए, ब्लड का लॉस न होते हुए रहे, ताकि जो डेड स्पेस है वो न बचे वहाँ पे और सूचर किसी भी टेंशन के बिना बिल्ड हो। अब जो रिपेयरिंग करते हैं वो 3 लेयर में करते हैं। सबसे पहले जो वेजाइनल म्यूकोसा और सब म्यूकोसा है उसको हम लोग टाइट करते हैं, सुचर करते हैं। उसके बाद जो पेरिनियल मसल्स है उनको हम लोग सुचर करते हैं और लास्ट में स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को हम लोग सुचर करते हैं। अब जब सुचर लेते हैं तो सुचर जो होता है हम लोग किससे करते हैं, जो क्रोमिक कैटगट होते हैं ऑफ द नंबर 0 और 1 या फिर पॉलीग्लाइकोलिक जो एसिड सुचर होते हैं उससे हम लोग करते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि क्रोमिक कैटगट 0-1 का या फिर पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जो सुचर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। और जब हम सुचर करते हैं तो सुचरिंग का रिपेयरिंग का स्टार्ट हम लोग 1 सेंटीमीटर अबो द अपेक्स ऑफ एपिसियोटॉमी, मतलब जहाँ तक हम लोग ने कट किया है उससे उसके अपेक्स से 1 सेंटीमीटर अबो से हम लोग क्या करते हैं। मान के चलो हम लोग ने क्या किया, वजाइनल है यहाँ तक हम लोग ने क्या किया था, एपिसियोटॉमी किया है, तो इससे 1 सेंटीमीटर अबो मतलब यहाँ से क्या करना है, हमें सूचर लेना स्टार्ट करना है। और देन अपोज द वेजाइनल वॉल बाय इंटरप्टेड सूचर फ्रॉम द अबोडाइन वॉल। ठीक है, क्या बोला गया है, इंटरप्टेड सूचर लेने के लिए बोला गया है। एंड क्लोज द पेरिनियल मसल एंड द स्किन बाय द इंटरप्टेड सूचरिंग। इंटरप्टेड सूचर लेना है और पेरिनियल मसल्स या फिर स्किन को क्या है इंटरप्टेड सूचर के थ्रू क्लोज करना है। एक बार सुचरिंग हो गई तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर वहाँ पे जरूरी हो जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमें क्या ध्यान रखना है, ड्रेसिंग जो है वो एंटीसेप्टिक शुड बी डन बाय एंटीसेप्टिक स्वैब और उसके साथ वहाँ पे एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट भी लगाना है। ये लगाने के बाद अब पेन और को कम करने के लिए, डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए क्या करना है, प्रॉपर हाइजीन करना रखना है उस एरिया में ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम हो सके। पेरिनियल वॉश विद द वार्म वाटर, बार बार पेरिनियल वॉश करना है वार्म वाटर के साथ। सीट्स बाथ लेना है वार्म वाटर में और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में फॉर 20 मिनट्स आफ्टर बाथ, हमेशा नहाने के बाद। और जो इंसिजन है उसको ड्राई रखना है आफ्टर एंड ड्राइड आफ्टर एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट। ठीक है, इंसिजन के साइड को क्या करना है, हमेशा ड्राई रखना है और वहाँ पे एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाते रहना है ताकि कोई भी इन्फेक्टिव कंडीशन जनरेट ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है विद इन द एपिसियोटॉमी। तो होप आपको एपिसियोटॉमी क्लियर हो गई, क्योंकि एपिसियोटॉमी क्या है बेसिकली इंसिजन लेते हैं टू फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ द फीटस फ्रॉम द यूरेथा फ्रॉम द वजाइना इफ द वजाइनल ओरिफिस इज नॉट एडिक्वेट टू डू दैट, या फिर जो पेरिनियल टीयर है उसको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली ये कैरी आउट किया जाता है। तो अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ अदर जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।